जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। और जैसा कि आप लोग सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और उसके साथ में आप इसको इसका जो ग्रुप में जो बना के दिया गया है जो मास्टर वीडियो, उसको आप चाहें तो प्रैक्टिस का जो आपने प्रैक्टिस सेट दिया है उसका रिवीजन के तौर पे आप चाहें तो उसको डिटेल में आप पूरा स्पीड करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि रुक्मिणी पब्लिकेशन का थोड़ा सा जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है और सब जो प्रैक्टिस सेट है थोड़ा सा उनसे अलग है। ये आपको खुद भी पता चलेगा, क्योंकि और भी प्रैक्टिस सेट इस पर आएंगे। तो आप लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद अगर इसका जो मास्टर वीडियो आता है, अगर जैसे कि आपने 5 दिन में 5 प्रैक्टिस सेट किया है और जो छठा मास्टर वीडियो इसका आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे कि सारा एक बार रिवाइज हो जाएगा, आपका एक तरह से वीकली रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए, आज का ये अभी तक में 17 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ये 18वां प्रैक्टिस सेट है। तो इस प्रैक्टिस सेट का आज से शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न का जो प्रश्न के साथ पहला सम देख लेते हैं। क्वेश्चन इसका जो है, निम्न में कौन सा एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए लॉबिंग, बी है चुनाव में सहभागी होना, सी है हित संभरण, एवं डी है राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, चुनाव में सहभागी होना। दरअसल ये जो दबाव समूह वर्ड है ये आपको अमेरिका की देन है, वहाँ से है। और ये दबाव समूह जो है, जैसे कि किसी काम के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालना, सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलके, या फिर जो कोई नेता है, चाहे तो वो कभी जैसे किसी दल का सदस्य है या विपक्षी पार्टी का है, वो अगर किसी, मान के चलिए कॉलेज में कोई अनशन हो रहा है, तो वहाँ पे किसी मांग को पूरा करवाने के लिए सरकार पे, या फिर व्यापारियों के हितों के लिए सरकार पे दबाव डालना, या कृषि के हितों के लिए, तो ये आपको एक दबाव समूह कहलाता है। तो इसकी विशेषता चुनाव में सहभागी होना नहीं है, बाद बाकी सारा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, वायु श्वसन जो है आपका, जब हम लेते हैं और उसके दौरान जो है ऊर्जा बाहर निकलती है। हमारा जो ये एटीपी का निर्माण होता है, उसमें जो ये क्रेब्स चक्र के दौरान, उसका जब आप डिटेल में बायोलॉजी का ये आता है, तो किसके दौरान जो हमारा क्रेब्स चक्र के दौरान जो एटीपी का निर्माण होता है हमारा, और ये ऑक्सीजन जो लेने देने की प्रक्रिया है, तो इसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ पर बनेगी? ऑप्शन देख लीजिए, ए है ऐप पर या फोकस बिंदु पर, और बी है सी के बाद, सी है अनंत पर, या डी है टू ऐप पर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, सी के बाद। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती है क्योंकि क्या है इसका रीजन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, धातु के परमाणुओं की परतें जो है एक दूसरे पर फिसल सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में संथानम और वोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, जो संथानम समिति है वो भ्रष्टाचार, और ये संथानम और वोहरा समिति दोनों जो है भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर ये दिए थे। पहला संथानम के द्वारा भ्रष्टाचार, और वोहरा समिति के द्वारा राजनीतिक पार्टियों का जो अपराधीकरण हुआ था, उसके संबंध में ये दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये आपका इंग्लिश का है। द एंटोमी एंटोनॉमिन्स जो अब जो सेक्युलर का इसमें पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, रिलीजियस। तो अगला देख लेते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सही वाक्य पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ए डार्क हाउस मीन्स का इसका जो पूछा जा रहा है इसका क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, एन अननोन एंट्री है। तो अगला देखते हैं। अगला है 9 नंबर का, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसका सही स्पेलिंग वाला वर्ड चुनना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, व्हीकल्स। तो 10 नंबर का देखिए, ये है टू डू अवे विथ रूल्स मीन का, इसका क्या जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, ब्रोगेल। तो अगला देखते हैं, ये तो आपको रीजनिंग का है।
अगला प्रश्न है हमारा, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है मैजनी, बी है काबूर ने, सी है गैरीबाल्डी और डी है बिस्मार्क ने। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा यूसुफ मैजनी के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन के मिशन के द्वारा जो अधीन स्थापित क्या किया गया है इसमें, तो वो पूछा जा रहा है। तो इसमें जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी नीति आयोग। तो जो अटल इनोवेशन के दौरान जो है इसको परिवर्तित किया गया है। जो नीति आयोग जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का है, इसका जो आपका जो ये कार्य करने लगा आपको 1 जनवरी 2015 से। इससे पहले हमारा जो है वो आपका योजना आयोग काम करता था, उसी के स्थान पर ये एक इसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सी संस्था है, संवैधानिक या वैदिक। तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में इस संस्था का जिक्र नहीं है योजना आयोग का, ये अलग से वैदिक संस्था है। नीति आयोग के जो या फिर योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा, तो इसके पदेन अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी धातु। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी पता। इसका देखिए सही वर्तनी वाला शब्द पूछा जा रहा है इसमें, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी उत्तरदायी। तो अब फिर ये देखिए निम्न में से कौन किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन डी अनुज। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्रववाचक संज्ञा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, यही सिर्फ आपको लिक्विड फॉर्मेट में है, बाद बाकी। अगला देख लेते हैं, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? गरीबी की के जो दुष्चक्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ये देखिए नर्क से, और बी है कार्ल मार्क्स, सी है एडम स्मिथ एवं डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन ए नरकसे के द्वारा कहा गया था कि निर्धनता का दुष्चक्र, ये इनका जो थ्योरी दिया गया है ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः एफ तथा एफ बड़ी एफ तथा छोटी एफ है। सामान्य समायोजन के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका हुआ है ऑप्शन बी। अगर आप ये लेंस वाला जो प्रश्न है वो मैट्रिक में अगर आपने बढ़िया से पढ़ा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से ये सॉल्व हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लोरोसेंट जो होता है ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश दृश्य प्रकाश में बदल जाता है, तो इस क्रिया में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊंचाई से जो झरने से गिरने वाले जल का को झील में संग्रहित कर लिया जाता है, अर्थात कलेक्ट किया जाता है। तो इस जल को की जो स्थितिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। यदि विद्युत उत्पादन में इस ऊर्जा का उपयोग न हो तो इस ऊर्जा का क्या होगा? तो इस ऊर्जा का क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, नष्ट हो जाएगी, बी है स्थितिज ऊर्जा में के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, सी है उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, और डी है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो मान के चलिए कहीं पे आपने बहुत से पानी ऊपर से झील से आपने जमा करके रख लिया और वो उसका यूज अगर आपने जल विद्युत में गिराने का काम टरबाइन वगैरह पे नहीं किया, तो वो क्या होगा, उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, उसका प्रारंभिक मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी घटकर 1/4 हो जाएगा। अगर मान के चलिए यहाँ है तो कोई दो पिंड, अगर फिर इसके बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका घट जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, ये हो जाएगा, यदि किसी जो एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल का 2 गुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दे तो दबाव क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए 4 गुना हो जाएगा। जैसे कि एक ये पृष्ठ है और इस पे अगर कोई कार्य हो रहा है तो कार्य करने वाले
बल को जैसे कि पहले एक बल से ऐसे दबा रहे थे हाथ से, फिर 2 गुना कर दिया जाए और इसी का पृष्ठ और छोटा करके अगर इस पे कर दिया जाए तो उसका ये प्रभाव जो है 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल के दाब पर हीलियम को एकाएक दबाकर उसका आयतन आधा कर दिया गया, उसका दबाव क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, 2 वायुमंडल, 2 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भौतिक राशि को मापकर इसे एन यू द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां एन संख्यात्मक मान तथा यू जो है मात्रक है, तो इसका सही संबंध क्या होगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, एन समानुपाती 1/u। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5n तथा 10n का परिणामी बल जो है नहीं हो सकता है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, 4n नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक जो वस्तु का टेम्परेचर है वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तब इसका ताप सेंटीग्रेड में क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, 60 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इसको चेंज करने के लिए नहीं जानते हैं तो आपको मैथ, ये जो आपका मैट्रिक का जो फिजिक्स का जो ये प्रश्न है, इसमें आपको जो सम दोनों के बीच में जैसे फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में आपको जो समानता दिया जाता है कि दोनों में क्या संबंध है, तो अगर आप उसको आसानी से याद रखेंगे तो उससे बहुत सारे प्रश्न आपको कभी सेंटीग्रेड में, कभी केल्विन में और कभी फ़ारेनहाइट में पूछे जाते हैं, तो आप उसको जरूर ये याद करके रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में बजटीय प्रणाली के जनक कौन है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए। ए है विल्सन, बी है हेनरी लॉरेंस, सी है टी आर होम्स एवं डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, विल्सन के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये जो आपको इसमें जो लॉर्ड डलहौजी थे ये तो गवर्नर रहे हैं, और ये जो टी आर होम्स हैं ये इतिहासकार रहे, ब्रिटिश इतिहासकार, तो जिनके द्वारा बताया गया था कि हमारा जो 1857 का विद्रोह हुआ था उनके द्वारा बताया गया था कि ये जो है हमारा सभ्य और बर्बरता के बीच में ये युद्ध है। और जैसे कि अपने आप को इन्होंने सभ्य माना था और हमारे जो भारत के लोगों को इन्होंने बर्बर माना था। सभ्य व्यक्तियों के बीच विरुद्ध में जो है बर्बर लोगों का, धर्मांध लोगों का ये बर्बरता का परिचय दिया गया है, इनके द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपको। वस्तुओं का व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होगा जब इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह होगा ऑप्शन सी, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी सदन के सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर में उसको कहीं ना किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको, जैसे कि कोई अगर आदमी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बन चुका है और अगर वो वर्तमान में, जैसे कि कोई एक आम आदमी वो मान के चलिए कोई मंत्री बन गया है, तो उसको अपनी जो है किसी न किसी सदस्य के सदन की सदस्यता लेनी होगी, या वो या तो किसी जो उपचुनाव है वहाँ पर उनको जीतना होगा, या फिर राज्यसभा का या फिर विधानसभा का। अगर वो राज्य में है तो वो विधान परिषद या विधानसभा दोनों में से किसी एक के सदस्य होना उसको अनिवार्य है, और या अगर वो केंद्र स्तर पे है तो उनको राज्यसभा या लोकसभा में किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसका जो पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है, और भारत के ये उपराष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आपको यही राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। और अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाएगा तो एकमात्र जो उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं वो है नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, कोनधारी वन पाए जाते हैं। कोनधारी साइबेरिया क्षेत्र ये ठंडे प्रदेशों में होता है। तो कोनधारी वन इसलिए कि यहाँ पे जो बर्फ की जो बराबर टुकड़े रहते हैं, तो इस प्रकार से फिसलने के लिए अपने आप को वहाँ के जो पर्यावरणीय प्लांट है अपने आप को उसी हिसाब से डाल लेते हैं। तो
अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। ऑप्शन देखिए, ए है लाल सागर, बी है कैरिबियन सागर, सी है अरब सागर एवं डी है भूमध्य सागर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है आपको 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। जब आपको एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का आप देखेंगे मैप, तो इसमें इटली के बगल में आपको ये जो मरमरा सागर के बाद में जो भूमध्य सागर है, जैसे वर्ल्ड मैप अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप का उसी में आपको ये डिटेल में नज़र आएगा कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये जो है बीच वाला जो पार्ट है आपको वो भूमध्य सागर है। और इसी समय यहाँ से जो जेट स्ट्रीम की जो धाराएं जो निकलती है वही आपको हमारे यहाँ जो भारत में, उत्तर भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा का कारण बनती है। तो वही पश्चिम जो भूमध्य सागर से जो उठने वाली धाराएं जो चक्रवात इसको कह सकते हैं अपनी भाषा में हम लोग, जो यहाँ से जो उठती हैं उसी के कारण से हमारे यहाँ जो है ठंडी के समय में जो वर्षा होती है। हालांकि यहाँ पे जो इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आपको जो खट्टे फलों का होता है उनकी खेती होती है आसानी से। और ये जो हमारे यहाँ जो ठंडे के मौसम में जो वर्षा होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पारंपरिक मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, जे.एस. मिल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोथल कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह होगा ऑप्शन सी, खंभात की खाड़ी में। लोथल हालांकि गुजरात भी है, तो यही खंभात की खाड़ी। जब आपका गुजरात का ये मैप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा खंभात की खाड़ी, तो ये गुजरात का ये पार्ट है। तो ये आपको हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है जो उस समय का बंदरगाह स्थल हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऋग वैदिक 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था, दसराग युद्ध, किस नदी के तट पर हुआ था, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये दसराग का युद्ध जो हुआ था सुदास जो और 10 जनों के बीच जो हुआ था उसके बारे में पूछा जा रहा है। ये है, ऑप्शन देख लीजिए, है पृश्नी, बी है आस्किनी, सी है बिपाशा एवं डी है बितस्ता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आपका पृश्नी, अर्थात पृश्नी को ये रावी नदी का प्राचीन नाम है। और आस्किनी जो है हमारा वर्तमान में चिनाब नदी को कहते हैं, बिपाशा जो है हमारा व्यास नदी है और वितस्ता हमारा झेलम नदी है। तो ऋग्वैदिक ये जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, दसराग युद्ध, जो सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, ये पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जो गिफिन जो है वस्तुओं के लिए एंजिल वक्र क्या है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऋणात्मक ढाल। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एलोरा स्थित जो सेवों के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए, ए है मौर्यों ने, बी है चोलों ने, सी है राष्ट्रकूटों ने एवं डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन सी, एलोरा का मंदिर जो है राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और इस मंदिर की विशेषता क्या है कि ये संपूर्ण पहाड़ था एक समय में, तो पहाड़ का ऊपरी भाग को काटते काटते नीचे ये मंदिर बनाया गया है। तो ये इनकी विशेषता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगीर से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र स्थापित कर ली थी। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन देख लीजिए, ए है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयन एवं डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। ये जो आपको शासक हैं ये आपको हर्यक वंश के सारे शासक हैं। और इस वंश में जो शासक रहे उसको पितृहंता भी कहा गया है, क्योंकि एक दूसरे को मार के ये गद्दी पर बैठे हैं। ये जो बिंबिसार है आपका, इनकी हत्या आपको अजातशत्रु के द्वारा कर जाती है और इनकी हत्या जो अजातशत्रु के उदयन के द्वारा कर दी जाती है। तो ये आपको पितृहंता जो है, इसमें पिता की हत्या करके जो गद्दी पर बैठा गया है शासक के द्वारा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो इस प्रश्न का देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ए है 1526, बी है 1565, सी है 1576 और डी है 1586। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, 1565 में। 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, 1576 आपको हल्दी घाटी का युद्ध है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपको ऑप्शन बी है, 1565 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चमकीला अधातु है।
तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए, ए है हीलियम, बी है ब्रोमीन, सी है आयोडीन एवं डी है कार्बन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, आयोडीन। अगला प्रश्न देखते हैं हम। नया जो मोटर वाहन अधिनियम संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम का संशोधन है? जो नया मोटर व्हीकल्स जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, तो ये कब का ये किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 1988 का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ था, तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, ए है अहमद शाह, बी है आलमगीर द्वितीय, सी है मोहम्मद शाह एवं डी है शाह आलम द्वितीय। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, आलमगीर द्वितीय। हालांकि इस प्रश्न को एक बार आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो 1757 में ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध होता है, तो उसके बाद क्या होता है, आलमगीर द्वितीय उस समय में यहाँ शासन कर रहे थे। उसके बाद ये दिखाया जा रहा है इसमें, हालांकि एक बार आप लोग चेक कर लेंगे, क्योंकि जो उसके बाद क्या हुआ है 1757 का तो ये कार्यकाल रहा है। उसके बाद फिर वो मीर कासिम को बनाते हैं, जो इनके दामाद थे उनको बनाते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब ऐसे ही उनको मीर कासिम को सत्ता हस्तांतरित करते हैं, तो बंगाल का जो उनको नवाब बनाया गया है, तो वो मीर कासिम क्या करते हैं, उनके हाथों में वो परेशान होकर वो अपनी राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित कर लेते हैं। और मुंगेर स्थानांतरित करने के बाद वो क्या करते हैं कि जो अवध के नवाब और उनके द्वारा और जो शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर, जो तीनों की संयुक्त सेना के द्वारा 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना के विरुद्ध लड़ा जाता है, तो जिसमें इनकी हार होती है। तो शाह आलम द्वितीय उस समय में शासन कर रहे थे मुगल सम्राट का। तो इसके कारण से एक बार आप इसको चेक कर लेंगे, और जो भी सही आंसर होगा या फिर जो आपको लगता है कि यही सही है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर इस प्रश्न का डिटेल आप लोग करिएगा। अगर जो और कुछ जानकारी है तो वो आप इसको डिटेल में देंगे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण प्रस्ताव 1901 में रखा गया था? तो इसका जो ऑप्शन है, ए देखिए एल्गिन द्वितीय, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है मिंटो एवं डी है हार्डिंग। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। तो ये जो है कर्जन के कार्यकाल में बहुत से कार्य ऐसे हुए हैं जो बहुत ही फेमस रहे हैं। कुछ अच्छे भी रहे हैं, कुछ खराब भी रहे हैं। जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी, और जो हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था वो भी इन्हीं के समय में हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था किस सत्याग्रह के दौरान? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। जो ये चंपारण का सत्याग्रह हुआ था, तो उसमें जो है इसमें महात्मा की उपाधि जो है इनको हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनको दिया गया था कि भारत को अब एक नया महात्मा मिल गया है। अब ये जो आंदोलन हो रहा था, तीन कठिया प्रणाली जो होती थी, कि जो नील की खेती होती थी, उसके कारण में प्रभाव में ये आंदोलन किया गया था, जिसके लिए महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जो है 1916 के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, और जिसकी अध्यक्षता आपको अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे, उसी में राजकुमार शुक्ल जी जाते हैं और गांधी जी को यहाँ की समस्याओं से अवगत कराते हैं। और गांधी जी उनसे ये वादा करते हैं कि हम आपके यहाँ बहुत जल्द आते हैं। उसके बाद ये गांधी जी का पहला जो है सत्याग्रह, जो चंपारण सत्याग्रह है, उन्हीं के समय में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा उनको ये बोला गया था कि अब भारत को एक महात्मा मिल गया है। तो यही उनके साथ उपनाम जोड़ा गया था, जिसके बाद उनको महात्मा गांधी कहा जाने लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आवेशिष्ट देश कौन सा है? तो इसमें जो पूछा जा रहा है मतलब जो लैंडलॉक कंट्री है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका हुआ है ऑप्शन ए, लाओस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीले पवनों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह होगा ऑप्शन सी, बर्फीली तूफान। क्योंकि जो भी पृथ्वी के जो पोल हैं वहाँ पे आपको सूरज की रोशनी डायरेक्ट तो पड़ती नहीं है, तो यहाँ पर जो चलती है वो जो प्रबल पवन है उसको बर्फीली तूफान कहते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से भी हल्की होती है? ऑप्शन देख लीजिए, ए है हीलियम, बी है हाइड्रोजन, सी है ऑक्सीजन एवं डी है रेडॉन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। देखते होंगे कि आप हाइड्रोजन गैस जो है हमारा हवा से भी हल्की है, और ये बैलून वगैरह में कभी कभी भर के बच्चे सब वो देखते होंगे कि उड़ाने के लिए। और ये जो रेडॉन गैस है, ये हमारा रेडॉन गैस की विशेषता है कि ये हमारे जो सराउंडिंग है अर्थात वातावरण में ये नहीं पाई जाती है। जब हमारा ये ज्वालामुखी उद्गार होता है या फिर आपको भूकंप के समय में जब धरती का जो कहीं पे दरार आता है, तो उसी समय ये धरती के नीचे से ये गैस निकलती है। तो जो हमारा जिसका जो हमारा जो जीरो ग्रुप का जो हमारे पीरियडिक टेबल में जो जिसका कि इसका वो क्या कहते हैं, इसका जो सीरियल नंबर आपका परमाणु नंबर आपका 86 हो जाएगा। तो ये आपका जो है हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, जो इस श्रेणी में सबसे ये लास्ट आता है। तो ये आपको हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बारे में प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा जो हमारा जो रेडियो ऐसा जो एलिमेंट जिसका जो ऑक्टेन नंबर पूरा है वो हमारे अष्टक पूरा है, वो हमारा जो सराउंडिंग में नहीं पाया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रेडॉन हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैक्टस में पाया जाने वाला जो कटक होता है, इसमें पूछा जा रहा है जो कैक्टस में जो होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, वो क्या होता है। कैक्टस के बारे में आप लोग भी जानते होंगे, फिर भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये क्या है, जो कांटा होता है। रूपांतरित तना है, बी तना है, रूपांतरित पत्तियां है, या डी है एस्टोमेटा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, रूपांतरित पत्तियां है। दरअसल होता क्या है कि कैक्टस जो है आपको जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज़्यादा अगर पाया जाता है, होता क्या है कि अगर आपको वहाँ पे उन्हें सरवाइव करने के लिए ये आपका इसकी जो पत्तियां हैं इतनी पतली हो जाती है कि अपना सारा जो है उसमें जैसे कि जल वगैरह का उसमें संग्रहण करके रखती है, और उसी से धीरे धीरे अपना वो जो उसका जीवन चक्र है उससे चलता है, क्योंकि ये पत्तियां वहाँ पे जानबूझ के और उस सराउंडिंग के कारण से ये ऐसा हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, विषुवतीय क्षेत्र में। विषुवतीय क्षेत्र प्रदेश में आपको ये सदाबहार वन पाए जाएंगे, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पे वर्षा होती है। और बाद बाकी ये क्षेत्र जो है आपका वो थोड़ा सा अलग जोग्राफिकल है, जैसे सवाना आपको अलग हो जाएगा और टुंड्रा अलग हो जाएगा। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र से थोड़ा सा ऊपर और ये ऊपर नीचे वाले क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखते हैं आपको, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक परमाणु को होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, रेडॉन। तो अभी जिसके बारे में हमने जिक्र किया था रेडॉन गैस के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, और इनसे जो है क्योंकि इनकी मात्रा बहुत लिमिट है, हमारे वायुमंडल में तो पाई नहीं जाती है, तो इसीलिए इस गैस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका हमने अभी आपको डिटेल आपको इस क्वेश्चन में किया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पाक जल संधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए, भारत पाकिस्तान के मध्य, बी है श्रीलंका सिंगापुर के मध्य, सी है भारत श्रीलंका के मध्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, भारत पाकिस्तान के मध्य जो भारत श्रीलंका के मध्य जो है पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी जो होती है, या पाक जल संधि, ये भारत श्रीलंका के मध्य है। यहाँ पे जब भारत का मैप आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है। तो इस प्रश्न में जो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए कि भारत पाकिस्तान के बीच होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन है ए, लोहा, बी है कॉपर, सी है लेड एवं डी है टीन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, लेड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है? ऑप्शन ए गोल्जी काय में, जो प्रोटीन संश्लेषण के बारे में पूछा है वो कहाँ होता है? एक गोल्जी काय में, बी है राइबोसोम में, सी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी एवं डी है सेंट्रोसोम में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन बी, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आपको माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, जो हमारे सेल का जो पावर हाउस होता है उसको ये कहा जाता है, ऊर्जा संग्रहण। अगला प्रश्न देखते हैं आपको, साबुन का निर्माण किससे होता है? वनस्पति तेल से, जंतु चर्बी से, या ए या बी दोनों से, या सोडियम एल्किल सल्फेट से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी,
ऊपर के दोनों, ये जो वनस्पति तेल और जंतु चर्बी, दोनों से हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये किनके रचयिता हैं? ये जो पंक्तियां हैं किनके द्वारा लिखा गया है? तो ए है दादू दयाल, बी है मूलक दास, सी है कबीर एवं डी है तुलसी। तो ये जो है आपको हमारे जो बहुत ही फेमस ये रहा है, बहुत बार बार पूछा जाता है ये, तो ये है मूलक दास जी के द्वारा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो हालांकि आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अगर जो भी वीडियो देखेंगे तो इसका जो डिटेल है आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि इसका क्या कितनी बार कहाँ क्या है, और इसका सही आंसर में डिटेल में आप बताने का प्रयास करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये जो है इनका जो ऑप्शन देख लीजिए, ए है अभिशंकर, बी है गौरी शंकर, सी है दयाशंकर एवं डी है मूल शंकर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और इन्हीं का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है, वेदों की ओर लौटो, ये सब आपको भारत में जो है क्या कहते हैं, जो पुनर्जागरण का जो प्रथा चल रहा था, तो उसमें ये सब संत जो हिंदुओं को पुनर्जागृत करने का कार्य कर रहे थे, तो उसी क्रम में इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रीऑन का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए विलायक के रूप में, बी प्रक्षेपक के रूप में, सी है प्रशीतक के रूप में, एवं डी है सभी के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, सभी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो इस ऑप्शन देख लीजिए, ए है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है ऑस्ट्रेलिया एवं डी है स्विट्जरलैंड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, अमेरिका। मूल अधिकार से संबंधित जितने फैक्ट्स हैं वो हमारे यूएसए से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधी अर्हता क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, आयु जो है 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका जो मिनिमम एज है वो आपको 30 वर्ष रखा गया है, जबकि लोकसभा के लिए आपका 25 वर्ष है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भी भंग कर सकता है, किसके सलाह पे? तो इस प्रश्न का देख लीजिए, जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका वह होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पे। जब भी आपको लगे प्रधानमंत्री को कि अब हम यहाँ पे विश्वास मत की स्थिति में नहीं है या फिर हम सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है इसको भंग कर दिया जाता है। आर्टिकल 85 के द्वारा, शायद आप लोग एक बार रिसर्च अपने से भी करेंगे, और इसको जो है भंग करके फिर जो नया तरह से इसका गठन किया जाता है। तो इसमें जो भी काम होते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति जी करते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पे। अगर राष्ट्रपति जी को कोई मंत्री जी की नियुक्ति भी करनी होगी तो वो उनकी प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, जितने भी इसमें है सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। तो इस प्रश्न के जो तीनों ऑप्शन है ऊपर में, सारे के लिए 22 जो है उसमें 7 आपका राज्यसभा से और 15 लोकसभा के सदस्य इसमें रहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए है राष्ट्रपति, बी है विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा, सी है विधानमंडल एवं डी है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, विधानमंडल के द्वारा। इसमें मीनिंग साफ है, जब आपको विधानमंडल जो का सत्र नहीं चल रहा होता है उस समय अगर कोई ऐसा कानून आप राज्यपाल को बनाना पड़ जाए तो वो तत्काल में कानून बना देते हैं। जब अगला सत्र शुरू होता है उसमें क्या करते हैं, उस जो विधानसभा के जो सदस्यों के द्वारा इसको पारित करना होता है, तभी ये कानून बन पाएगा, अर्थात ये मंजूर होगा तभी ये कानून बनेगा, नहीं तो फिर वो उसकी जो है वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। तो हमारे जो राज्यपाल का जो गवर्नर का जो अध्यादेश है, जो राज्य स्तर पे इसका 213 में जिक्र किया गया है, और जो राष्ट्रपति जी द्वारा हमारा अध्यादेश जारी किया जाता है उसका वर्णन हमारे अनुच्छेद 123 में किया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है
ऑप्शन ए देनदार को। अगर कोई देता है तो उनको हानि होती है, लेनदार को इसमें फायदा होती है, फायदा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए लंदन में, बी है कलकत्ता में, सी मुंबई में एवं डी है नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन सी मुंबई में। दलाल स्ट्रीट जो है ये आपका दरअसल जो है ब्रोकरेज, हमारा क्या होता है कि जो हमारा शेयर बाजार का जो ये भाग है, ये तो शेयर बाजार का जो ये बाजार से संबंधित ये वहाँ का जो दलाल स्ट्रीट है जहाँ पे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काम करता है, तो उसी का जो ये नाम है दलाल स्ट्रीट। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको यही हो जाएगा। और इससे संबंधित जो और शेयर बाजार से संबंधित हम पिछले वीडियो में भी डिटेल बताए हैं, जब आगे आएगा तो वो भी बताएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये आपको मैथ का है, इसमें बढ़ते हैं मैथ से रिलेटेड। और ये देखिए यहाँ से इस प्रश्न का ये हिंदी का है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह वाचक संज्ञा नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, ये हो जाएगा दौड़। वह आप ही चला गया, तो यहाँ आप सर्वनाम किस भेद का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए पुरुषवाचक। तो अगला प्रश्न देखिए, उसने कटोरा भर दूध पिया, तो वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी भर। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किग्रा फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी अमन सहरावत। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अप्रैल 2023 में चलाया गया ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, जो सूडान में फंस गए थे भारतीय नागरिक, उनको लाने के लिए जो ये बचाव कार्यक्रम किया गया था, उसी में ये है आपका ऑपरेशन कावेरी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए है 22 अप्रैल, बी है 22 मार्च, सी है 22 मई एवं डी है 22 जून। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 22 मार्च जो है हमारा जो बिहार का जो है स्थापना दिवस भी इस दिन मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और 22 मार्च को आप जल दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन्स है जो वृद्धि को रोकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी एब्सिसिक अम्ल है। जिब्रेलिन्स जो है आपको ये उत्प्रेरक का काम करता है, और ये जो है आपको वृद्धि निरोधक हार्मोन का काम करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका ग्लूकागॉन नामक हार्मोन को स्रावित करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह होगा ऑप्शन ए अल्फा कोशिकाएं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए है तिलहन से, बी है अनाज उत्पादन से, सी है अंडा उत्पादन से सी है दूध से एवं डी है अंडा उत्पादन से। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी दूध से। इसमें जो है आपको ये सब अंडा उत्पादन का जो और सब मछली उत्पादन का और सब मांस उत्पादन का ये सब पूछे जाते हैं प्रश्न, तो इनसे भी संबंधित आप एक बार ये जरूर याद रखेंगे। अंडा उत्पादन से जैसे रजत क्रांति है, या फिर आलू के उत्पादन से जैसे गुल क्रांति है, जैसे कृष्ण क्रांति है, आपका पेट्रोलियम से संबंधित है, बहुत सारे ऐसे क्रांति है, जैसे उर्वरक से संबंधित भूरी क्रांति है। तो आप इसे एक बार जरूर याद करने का प्रयास करें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? ए आलू, बी मूली, सी है शकरकंद एवं डी है भिंडी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी भिंडी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? जैसे कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति पूछा जा रहा है। तो इसमें इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो जो हमारा भारत का ये वाला पॉइंट है ऊपर में, और ये जो नीचे में पॉइंट है, यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट है, और हमको ऊपर में जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से
इनमें से जो कौन मिट्टी है पौधों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, दोमट अर्थात मध्यम आकार का कोनोवाल मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, नारियल, काजू और रबर का जो पेड़ है सबसे अधिक कहाँ मिलेगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन सी, मालाबार तटीय क्षेत्रों में। केरल के जो साइड साइड में जो रहता है आप देखेंगे उधर नारियल की खेती, काजू और रबर की खेती वहाँ पे सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन ए, 3 लोगों को। यहाँ पे जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की जो बात होती है, जिसमें कि अगर आपको एक आदमी को ये दिया गया है तो कोई भी राशि जो धनराशि है इसका, अर्थशास्त्र का पुरस्कार इसमें 1969 से इसमें जो है देना प्रारंभ किया गया है। और इसमें जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो वो होता क्या है कि अगर आपने जैसे कि कोई पुरस्कार में अगर एक आदमी है तो उसको संपूर्ण राशि मिलती है। अगर आपको उसमें दो व्यक्ति हैं तो उसको 50-50% कर दिया जाता है। अगर वो उसमें 3 आदमी अगर हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहला को एक 50% और दूसरा को 25-25% इसमें बांट दिया जाता है राशि। वो उनके जो निदेशक मंडल होते हैं वो तय करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन क्या है? तो इस प्रश्न का जो पूर्वी तट पर जो पूछा जा रहा है कि इस पर जो स्थित पत्तन क्या है, तो कांडला या हल्दिया है, हल्दिया और कोचीन है, पारादीप और कांडला है या फिर पारादीप और हल्दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, पारादीप और हल्दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, कॉर्क हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? ए देखिए विश्वनाथन आनंद, बी है महेश भूपति, सी है विराट कोहली और डी है सचिन तेंदुलकर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, विश्वनाथन आनंद। ये आपको हमारे भारत में जो है ये शतरंज के खिलाड़ी, इनका जो बहुत फेमस बुक है वो है आपको मास्टरमाइंड इनका जो है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गन्ना जो है सामान्यतः डैश से उगाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन डी, कटा टुकड़ा से इसका छोटा सा भाग कहीं पर रोप दिया जाता है, हो जाता है वह। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन ए, 107वां स्थान। यानी कि पूरे विश्व अभी भी हम लोग भूखे की स्थिति में 107वें स्थान पर हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा 107वें। अगला प्रश्न देखिए, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए, है नियॉन, बी है हीलियम, सी है हाइड्रोजन एवं डी है क्रिप्टन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह है ऑप्शन बी, हीलियम। आवर्त का मीनिंग ये हुआ है कि पहले आवर्त में ये जो रो रखा गया है, सेकेंड आवर्त ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। तो आपको जो निष्क्रिय गैस के बारे में जो पूछा जा रहा है तो इसमें हीलियम का दूसरा नंबर पे रखा गया, हाइड्रोजन यहाँ है और आपको हीलियम यहाँ पे मिल जाएगा। हीलियम के बाद आपको लिथियम का नंबर आ जाता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन ये सब आ जाता है। और जो आपको निष्क्रिय गैस में आपको ऊपर से अगर यहाँ वर्ग समूह पूछा जाता तो इसमें हीलियम के बाद नियन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन, रेडन हो जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, द स्काई इज क्लाउडी, इस डैश के बीच में क्या होगा रेन टुनाइट में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये है ऑप्शन डी, माइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऑल विजिटर्स इसमें डैश रिपोर्ट टू रिसेप्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं, इसमें चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, तो इसका जो है ही सेड टू दीपू सिट डाउन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह होगा ऑप्शन बी, ही टोल्ड दीपू टू सिट डाउन। तो अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द पेसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो इस प्रश्न का जो डू यू हर नाउ, तो इसका नो हर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इज सी नो नॉन टू यू। तो आज का जो आखिरी प्रश्न है वह हो जाएगा हमारा, द सिनोनिम्स ऑफ इंट्रोगेट का इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 100 नंबर का, इसका जो हो जाएगा ये है ऑप्शन ए, 2 क्वेश्चन। तो इस प्रकार आपका आज का ये
17 नंबर प्रैक्टिस ये 18 नंबर का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ है। पिछला 17 प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पहली बार अगर कोई इसमें आए हैं तो आप लोग इसमें ज़रूर जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कुछ आपको इसमें और भी कुछ जानकारी या सुझाव कुछ लिखना भी है तो आप कमेंट बॉक्स इसके लिए खाली है, आप लोग जाके वहाँ पे सुझाव दीजिए। फिर आपसे मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इसमें मास्टर वीडियो जो दिया गया उसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाके इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा शॉर्ट्स वीडियो भी हमारा बना हुआ है, तो शॉर्ट्स वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।